thermodynamics principle of metallurgy. Metallurgy का thermodynamic principle. Reduction of metal oxide is possible by heating it with the reductant like carbon, carbon monoxide, metal etc. as follow. एक मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन रिएक्शन में लेके आना है तभी पॉसिबल है जब उसको रिडक्टेंट के साथ हीट करेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करेंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन मोनोक्साइड है, मेटल है, तो ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट है जो मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन में लेके जाता है। तो MxOY रिएक्ट होता है YR के साथ जो रिड्यूसिंग एजेंट है ताकि XM और YRO फॉर्म होता है। For such reduction to study variation of temperature, need pyrometallurgy, selection of reductant, Gibbs energy interpretations are made. So ऐसे रिडक्शन के लिए टेम्परेचर का बहुत सारे टेम्परेचर का स्टडी करना पड़ता है, पायरोमेटलर्जी की ज़रूरत पड़ती है, रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन होता है, गिब्स एनर्जी का इंटरप्रिटेशन बनाना पड़ता है। द अबाउ रिएक्शन इज़ फिजिबल ओनली व्हेन डेल्टा G इज़ नेगेटिव। ये जो रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो फॉर्मूला है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है। When there is equilibrium, MxOY react with YR to form XM and YRO। तो इक्विलिब्रियम होता है तो MxOY YR और MxM और YRO बनता है। डेल्टा G0 गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो इक्वल रहता है माइनस RT/ln के से, के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। When delta G is negative and K is positive, and it is possible when forward reaction dominates, so Gibbs free energy नेगेटिव रहता है, K पॉजिटिव रहता है और ये तभी और K जो है पॉजिटिव रहता है और ये पॉसिबल है कि फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट होगा। फ्रॉम हियर दिस टू कंक्लूजन आर पॉसिबल। तो इससे दो कंक्लूजन पॉसिबल है। फर्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा G इज नेगेटिव ओनली देन द रिएक्शन विल बी प्रोसीड। अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। इफ डेल्टा इज पॉजिटिव ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर T, द वैल्यू ऑफ T डेल्टा S वुड इंक्रीज। अगर डेल्टा S पॉजिटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो T डेल्टा S वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होगा। डेल्टा H इज इक्वल smaller than T delta S and then delta G will become negative। डेल्टा H जो है छोटा रहता है T डेल्टा S से और डेल्टा G जो है वो नेगेटिव हो जाता है। If reactant and product of two reaction are put together in system and a net delta G of the two possible reaction is negative, the overall reaction will occur। तो दो रिएक्शन का जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो रहता है एक साथ जो रहता है सिस्टम में, तो जो दो पॉसिबल रिएक्शन रहता है टोटल गिब्स फ्री एनर्जी का वो नेगेटिव रहता है, तो ओवरऑल रिएक्शन विल अकर। तो टोटल रिएक्शन वो होता है। तो द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व द कपलिंग ऑफ द टू रिएक्शन। तो दो रिएक्शन का कपलिंग का इंटरप्रिटेशन प्रोसेस होता है। Getting the sum of their delta G and looking for its magnitude and sign। तो डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी का टोटल उसका मैग्नीट्यूड साइन होता है। सच कपलिंग इज ईजिली अंडरस्टूड थ्रू गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G नेगेटिव वर्सेस T प्लॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो ऐसा कपलिंग जहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट जहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो इस मतलब जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है उसको समझने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट में जो ग्राफ है उसको समझना पड़ेगा। सो वो है ये ग्राफ है, इसका नाम है गिब्स एनर्जी डेल्टा G0 वर्सेस T प्लॉट स्कीमेटिक फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। उसका नाम है एलिंगम डायग्राम्स। सो एलिंगम डायग्राम्स। So the graphical representation of Gibbs energy was first used by the H.J.T. Ellingham। तो H.J.T. Ellingham जो है उन्होंने सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यूज़ करना की शुरुआत की। It provided a sound basis for considering the choice of reducing agent in the reduction of oxides। So ऑक्साइड और का रिडक्शन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है
वो कंसिडर करने के लिए ये ग्राफ जो है यूज़ होता है, ठीक है। सर डायग्राम हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर। तो ऐसा ग्राफ जो है काम आता है ओर का थर्मल रिडक्शन का फिजिबिलिटी प्रेडिक्ट करने के लिए। द क्राइटेरियन ऑफ फिजिबिलिटी इज दैट एट अ गिवन टेम्परेचर गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी नेगेटिव। तो कोई भी टेम्परेचर होने दो फिजिबिलिटी का, यहाँ पे ये जो ग्राफ जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी पे बेस्ड है और रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी वो हमेशा नेगेटिव ही रहना चाहिए, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। फर्स्ट पॉइंट, Elingham diagram normally consists of plot of delta Fg minus versus T for formation of oxide of element that is for the reaction। रिएक्शन के लिए Elingham diagram जो है ज़्यादातर प्लॉट दिखाता है डेल्टा Fg माइनस वर्सेस T ऑक्साइड का फॉर्मेशन एलिमेंट का। तो 2 moles of M solid react with oxygen gas to form 2 moles of MXO solids। In these reactions the gaseous amount hence molecular randomness is decreases। इस रिएक्शन में जो गैशियस अमाउंट जो रहता है मोलिकुलर रैंडमनेस जो रहता है वो डिक्रीज होता है। From left to right due to consumption of gases leading to negative value of delta S we change the sign of the second term in equations। तो लेफ्ट से लेकर राइट तक ये जो है डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस का जो नेगेटिव वैल्यू जो है उसकी वजह से क्या होता है, गैस का कंजप्शन होता है जो बाद में सेकेंड टर्म इक्वेशन का सेकेंड टर्म में साइन को चेंज करता है। Subsequently delta G shift towards higher side despite rising temperature। Normally delta G decrease that is goes to lower side with increasing temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गिब्स में एनर्जी कम ही रहता है और लोअर साइड में जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। द रिजल्ट इज पॉजिटिव स्लोप इन द कर्व फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन शोन अबव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ MXO सल्फर। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्लोप जो है पॉजिटिव हो जाता है जहाँ पे रिएक्शन जो है जहाँ पे MXO सॉलिड फॉर्म होने का फॉर्मेशन पॉसिबल है। Each plot is straight line except when some change in phase sulfur to liquid, so solid to liquid or liquid to gaseous takes place। हर एक प्लॉट जो है स्ट्रेट लाइन दिखाता है सिर्फ कुछ प्लॉट लाइंस को छोड़ के, जहाँ पे ये जो लाइन जो है वो फेसेस का चेंज है, जैसे कि सॉलिड लिक्विड में बदल गया या फिर लिक्विड गैसेस से बदल गया, वो चेंज होते रहता है। The temperature at which such changes occur is indicated by an increase in the slope of positive side। तो टेम्परेचर जहाँ पे फेजेस चेंजेस होता है, ठीक है, ये इंडिकेट होता है जब स्लोप पॉजिटिव साइड पर रहता है। एग्जाम्पल इन जिंक ऑक्साइड प्लॉट द मेल्टिंग इज इंडिकेटेड बाय एन अब्रप्ट चेंज इन द कर्व। तो अभी फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड का प्लॉट जो है उसका मेल्टिंग जो है वो इंडिकेट होता है जब उसके कर्व्स में कुछ चेंजेस होता है। हाँ, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड 2 मोल्स ऑफ जिंक रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ ताकि टू जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो सके। पहले स्ट्रेट रहता है, वह में अचानक 800 डिग्री सेल्सियस में ये इसका स्ट्रेट लाइन जो है कर्व हो जाता है। इसका समझ लेना चाहिए कि कोई तो फेजेस में चेंजेस हुआ, ठीक है, या तो सॉलिड लिक्विड में बदला या तो लिक्विड गैसेस में बदला। नेक्स्ट इज देयर इज अ curve below which delta G is negative, so MXO is stable। Above this point MXO will decompose on its own। तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट है कर्व में, ठीक है, जहाँ पे डेल्टा G नेगेटिव है तो MXO मेटल ऑक्साइड स्टेबल है, फिर उसके ऊपर MXO जो है मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज होता है अपने आप। In Elingham diagram, the plot of delta G minus for oxidation and therefore reduction of corresponding species of common metal and some reducing agent are given। So Elingham diagram में जो डेल्टा जी का माइनस का जो प्लॉट है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, तो कॉमन मेटल्स जहाँ पे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट जो है एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, द गिवन वैल्यू ऑफ
delta F, G, 0, etc. for formation oxide at different temperature depicted which make the interpretation easy. So delta G माइनस का वैल्यू जो है जहाँ पे ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है अलग अलग टेम्परेचर, ये हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन को आसान बनाने के लिए. सिमिलर डायग्राम आल्सो कंस्ट्रक्टेड फॉर सल्फर एंड हाइलाइट्स. ऐसे सेम डायग्राम यूज़ किया गया सल्फर हाइलाइट के लिए. एंड इट बिकम क्लियर वाई रिडक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड इज़ डिफ़िकल्ट. और इससे समझ में आता है कि मेटल सल्फाइड का रिडक्शन करना कितना डिफ़िकल्ट है. देयर डेल्टा एफ जी माइनस ऑफ MXS इज़ नॉट कंपेंसेटेड. तो इनका मेटल सल्फाइड का जो गिब्स फ्री एनर्जी का एलिंगम डायग्राम वो कंपेंसेटेड नहीं, वो क्लियर नहीं है. नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम. तो एलिंगम डायग्राम का लिमिटेशन क्या है? ग्राफ सिंपली इंडिकेट वेदर अ रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट. ये ग्राफ सिंपली ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है. डैट इज टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट इज इंडिकेटर. मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मेटल का रिडक्शन होना पॉसिबल है कि नहीं वो बताता है. दिस इज़ सो बिकॉज इट इज़ बेस्ड ओनली ऑन थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट. क्यों? क्योंकि ये जो है थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट पे बेस्ड है ये एलिंगम डायग्राम. इट डज नॉट से अबाउट द काइनेटिक ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस. तो ये थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट पे बेस्ड है, ना कि काइनेटिक कंसेप्ट पे. तो ये इसका रिडक्शन प्रोसेस का काइनेटिक कंसेप्ट के ऊपर कंसेप्ट लगा नहीं सकते इसमें. द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा जी माइनस इज बेस्ड ऑन के. delta G minus is equal to minus RT ln K. Thus it is presumed that the reactor and products are in equilibrium. तो delta G minus का interpretation based होता है constant से. तो delta G minus equal to minus RT ln K एक फॉर्मूला है. तो हम जानते हैं कि रिएक्टर और प्रोडक्ट्स जो इक्विलिब्रियम में रहता है. तो MX और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ. रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो मेटल फॉर्म में प्योर फॉर्म में मिलता है और AOX फॉर्म होता है. दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बी सॉलिड. ये सच नहीं है, ये हमेशा सच नहीं हो सकता है क्योंकि रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट शायद से सॉलिड हो सकता है. However, it explains how the reaction are sluggish when every species is in solid state and smooth when the ore melts down. वैसे भी ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों कुछ रिएक्शन स्लगिश होता है, क्योंकि कुछ स्पीशीज सॉलिड स्टेट में इसीलिए, और क्यों कुछ रिएक्शन इतना स्मूथली चला जाता है क्योंकि और जो है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है इसीलिए. फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी. तो ये क्या है? As the principle of thermodynamics are applied to pyrometallurgy. जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करते पायरोमेटलर्जी में, मतलब ऐसा मेटलर्जी जहाँ पे हीट यूज़ होता है. सिमिलरली प्रिंसिपल्स आर इफेक्टिव इन द रिडक्शन ऑफ मेटल आयन इन सोल्यूशन. तो ऐसे ही और एक प्रिंसिपल है जो मेटल आयन का रिडक्शन में काम आता है सोल्यूशन में. ठीक है. सो वो और molten state में. Here they are reduced by electrolysis or by adding some reducing element. So यहाँ पे क्या होता है, मेटल को रिड्यूसिंग एलिमेंट या रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से. इन द रिडक्शन ऑफ अ मोल्टन मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन. सो मोल्टन मेटल का रिडक्शन जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू करते हैं. तो मोल्टन मेटल का सॉल्ट का रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस से करते हैं. Such methods are based on electrochemical principle, which would be understood through the equation given below. तो ऐसा मेथड जो है बेस्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पे, जहाँ पे हम इक्वेशन को अच्छे से समझ सकते हैं. इक्वेशन जैसे कि डेल्टा G माइनस इक्वल टू माइनस NiF. तो ऐसा मेथड जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है. Here N is the number of electron and E is the electrode potential of the redox couple formed in the system. यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडॉक्स कपल का जो फॉर्म होता है सिस्टम में. As more reactor metals have large negative value of the electrode potential, so their reduction is difficult. तो ज़्यादातर रिएक्टर मेटल जो है उसमें नेगेटिव वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का ज़्यादा रहता है, तो उनका रिडक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है. सो इनका रिडक्शन इसलिए डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू रहता है.
If the difference of two E minus value corresponds to the positive E minus and consequently negative delta G minus, then the less reactive matter will come out of the solution and more reactive matter will go to the solution. अगर दो मेटल्स का इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बीच में अगर फ़र्क है, जैसे कि एक मेटल का इलेक्ट्रो पोटेंशियल पॉजिटिव है और दूसरा वाला इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव है, तो नेगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी की वजह से लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो सोल्यूशन से बाहर आ जाएगा और जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो सोल्यूशन में ही रह जाएगा। ठीक है, तो कॉपर 2+ रिएक्ट होता है, एक्वियस फॉर्म में रिएक्ट होता है आयरन के साथ सॉलिड फॉर्म में। तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर जो सॉलिड स्टेट में रहता है स्टेबल रहता है, लेस रिएक्टिव रहता है, वो बाहर निकल जाता है Fe2+, ज़्यादा रिएक्टिव रहता है सोल्यूशन में रह जाता है। इन सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस Mn+ ion are discharged and negatively charged cathodes and deposit there। तो सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस में Mn+ आयन जो है वो डिस्चार्ज होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, कैथोड में, और डिपॉजिट होता है वहाँ पर ही, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है और आयन जो है इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ पे प्योर फॉर्म में डिपॉजिट होता है। प्रिकॉशन आर टेकन कंसिडरिंग द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल प्रोड्यूस एंड सुटेबल मटेरियल आर यूज एज इलेक्ट्रोड। ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है कि मेटल जो प्रोड्यूस होता है उसका रिएक्टिविटी और सुटेबल मटेरियल जो है यूज़ होता है इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। समटाइम अ फ्लक्स इज एडेड फॉर मेकिंग द मोल्टन मास मोर कंडक्टिंग। कभी कभी फ्लक्स ऐड किया जाता है ताकि मोल्टन मास को ज़्यादा कंडक्टिंग बना सके। अनफॉरगेटेबल गाइडलाइंस, ना भूलने वाला गाइडलाइंस, ऐसा गाइडलाइन जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। Sodium cyanide act as depressant in preventing zinc sulfide from forming the froth by formation a layer of zinc complex Na2ZnN4। तो सोडियम साइनाइड जो है डिप्रेशन का काम करता है, जहाँ पे जिंक सल्फाइड जो है वो एक्चुअली फ्रोटेशन की वजह से बाहर आ जाता है और सोडियम जिंक N4 फॉर्म होता है। ठीक है, सोडियम साइनाइड जो है डिप्रेशन का काम करता है, जहाँ पे जिंक सल्फाइड जो है फ्लोटेशन की वजह से बाहर आता है जिंक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में Na2ZnN4 की वजह से। कार्बन इन ब्लास्ट सरफेस एक्ट लाइक रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्पेसर ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग। कार्बन जो है ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और स्पेसर का काम करता है स्मेल्टिंग के टाइम पे। थर्ड, मेटल आर नॉट कॉमन एज नाइट्राइड एज दे आर अनस्टेबल। मेटल जो है कॉमनली नाइट्राइड के फॉर्म में नहीं रहता, क्योंकि नाइट्राइड के फॉर्म में अनस्टेबल है, सिर्फ नाइट्रेट्स Na+ और K+ को छोड़ के। तो सोडियम और पोटेशियम आयन का नाइट्राइड रहता है, बाकी किसी भी मेटल जो नाइट्राइड के फॉर्म में नहीं रहता है, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है। copper 2+, silver+ being soft acid can easily combine with soft base Si-, so that is why sulfur of copper and silver are stable। तो copper 2+, silver+ ये बहुत ही सॉफ्ट एसिड है, आराम से वो अच्छे से इजीली वो सॉफ्ट बेस Si-2 के साथ कंबाइन होगा और कॉपर और सिल्वर का सल्फाइड फॉर्म करेगा जो काफ़ी स्टेबल रहता है।